अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं आपका केमिस्ट्री टीचर मोहम्मद नवाज। केमिस्ट्री फर्स्ट ईयर चैप्टर नंबर 6 रिएक्शन काइनेटिक केमिकल एनर्जेटिक्स में आज हम स्टडी करेंगे हेसेस लॉ ऑफ कांस्टेंट हीट सबमिशन को। एक इम्पॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है आपका, इसी से रिलेटेड इसकी जो एप्लीकेशन है वो भी इम्पोर्टेंट है, लॉन्ग क्वेश्चन है, सिंपल सा लॉ है और इसमें डिफरेंट एप्लीकेशंस हैं, न्यूमेरिकल्स के हवाले से भी जो न्यू बुक दी गई है। लेकिन अगर हम थ्योरेटिकल पैटर्न से देखें तो एक इसकी एप्लीकेशन वन आवर साइकिल जो कि अक्सर लॉन्ग क्वेश्चन में ज़्यादा से पूछी जाती है आपसे। स्टेटमेंट क्या है इसकी? द एंथैल्पी चेंज ऑफ अ केमिकल रिएक्शन इज इंडिपेंडेंट ऑफ द रूट बाय विच केमिकल चेंज टेक प्लेस एज लॉन्ग एज द इनिशियल कंडीशन आर सेम। क्या कहना चाह रहा है यहाँ पे? कह रहा है कि अगर आपके पास कोई भी एक ऐसा केमिकल रिएक्शन है जिसमें जो इंथैल्पी है जो चेंज हो रही है, इंथैल्पी चेंज का मतलब जो एनर्जी में चेंज आ रहा है, अगर कोई भी एक केमिकल रिएक्शन प्रोसीड कर रहा है, उस केमिकल रिएक्शन के प्रोसीड करने की वजह से उसमें जो भी एनर्जी के अंदर चेंज आ रहा है और वो रिएक्शन एक से ज़्यादा डिफरेंट स्टेप्स के अंदर यानी कि रूट्स के अंदर कंप्लीट हो रहा है, तो उसमें जितने भी इंथैल्पी के अंदर चेंज आएगा उसके ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यानी कि एक ऐसा रिएक्शन है जो सिंगल स्टेप में हो रहा है, आप उसी सिंगल स्टेप रिएक्शन को मल्टीपल स्टेप्स मल्टीपल रूट्स में कवर करते हैं, तो इस वजह से जो सिंगल स्टेप रिएक्शन के अंदर इंथैल्पी में चेंज आएगा वही इंथैल्पी में चेंज आएगा जो आप उसी रिएक्शन को प्रोसीड करेंगे मल्टीपल रूट्स में। फॉर एग्जांपल हमारे पास एक रिएक्टेंट ए है जो कि बी में कन्वर्ट हो रहा है, ये डायरेक्ट रूट है यानी कि सिंगल स्टेप रिएक्शन है। ये इसके दो अल्टरनेट या इनडायरेक्ट रूट्स भी हैं कि ए पहले किस में कन्वर्ट हो रहा है, एम और एन प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहा है, और देन किस में कन्वर्ट हो रहा है, बी के अंदर। ये फर्स्ट इनडायरेक्ट रूट है। सेकंड वापस क्या है कि जो ए है किस में कन्वर्ट हो रहा है, एक्स के अंदर, एक्स किस में कन्वर्ट हो रहा है, वाई और जी के अंदर, देन किस में कन्वर्ट हो रहा है, वापस बी के अंदर। तो जो आपके पास इनडायरेक्ट रूट 1 और 2 ये दोनों आपके पास जो रूट्स हैं, इन रूट्स में जो इंथैल्पी चेंज है वो बराबर किसकी होगी, वो इसी फर्स्ट सिंगल यानी कि डायरेक्ट रूट के ही इक्वल होगी। यानी कोई आपके पास रिएक्शन ऐसा है उसमें जो भी टोटल इंथैल्पी चेंज होती है वो इंडिपेंडेंट होती है कि रिएक्शन वो एक स्टेप में हो रहा है या फिर डिफरेंट स्टेप्स में प्रोसीड कर रहा है। हाँ, हमने एक कंडीशन रखनी है कि वो रिएक्शन की जो कंडीशन है वो सेम होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि आपने इनिशियल पे कंडीशन कुछ और है, दरम्यान में जाकर कंडीशन आपने चेंज कर दी है, तो फिर डेफिनेटली एनर्जी या एंथैल्पी चेंज जो भी क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी। तो सिंपल हमारा स्टेटमेंट ये है कि अगर आपके पास कोई एक रिएक्शन है जो मल्टीपल या सेवरल स्टेप्स रूट्स में कंप्लीट हो रहा है, उसमें चेंज होने वाली जो एंथैल्पी है वो सेम रहती है अगर हम कंडीशंस को सेम रखते हैं। सेम किसके? अगर वो वापस क्या सिंगल स्टेप में प्रोसीड कर रहा है। तो देखें इसका में फ़ायदा क्या है, हम हेसेस लॉ को क्यों स्टडी कर रहे हैं। हेसेस लॉ को हम स्टडी कर रहे हैं कि हमारे पास जो कैलोरीमीटर्स हैं जो कि डिफरेंट रिएक्शंस की एंथैल्पीज को मेजर करने के लिए हम इस्तेमाल करते हैं, लेकिन कुछ रिएक्शंस ऐसे हैं जिनकी एंथैल्पी को हम कैलोरीमीटर से मेजर नहीं कर सकते। इसलिए फिर हम क्या करते हैं, हम हेसेस लॉ की मदद से इनडायरेक्ट वे में हम उसको क्या करते हैं, कैलकुलेट कर लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास कैलकुलेटिंग है एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन बाय यूजिंग एंथैल्पी ऑफ कंबशन। अगर आपको एंथैल्पी ऑफ कंबशन दे दी जाए किसी रिएक्शन की और एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन को फाइंड आउट करना हो, तो हमारे पास एग्जांपल है, इससे हम समझते हैं कि हम किस एंथैल्पी फॉर्मेशन को फाइंड आउट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल कार्बन यानी कि ग्रेफाइट, इसको हम बर्न कर रहे हैं, कंबशन कर रहे हैं, इसकी जला रहे हैं ऑक्सीजन की मौजूदगी में, वापस क्या आ रहा है, CO2 गैस वापस बन रही है, या आपके पास डायरेक्ट रिएक्शन है। लेकिन इनडायरेक्ट रिएक्शन क्या है कि ग्रेफाइट को आप ऑक्सीजन की मौजूदगी में जला रहे हैं तो कार्बन मोनोऑक्साइड गैस पहले बनेगी, देन वही कार्बन मोनोऑक्साइड गैस कर जाएगी किस में कन्वर्ट हो रही है, CO2 गैस के अंदर। तो ये इनडायरेक्ट वे है। फर्स्ट डायरेक्ट वे क्या है, कार्बन ग्रेफाइट को जला रहे हैं, CO2 गैस बना रहे हैं, देन कार्बन किस में कन्वर्ट हो रही है, इनडायरेक्ट वे के अंदर कार्बन मोनोऑक्साइड गैस के अंदर, किस में कन्वर्ट हो रही है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस के अंदर। तो ये 2 मल्टीपल स्टेप्स हैं, यानी कि 2 वापस क्या हैं, डिफरेंट स्टेप्स हैं, और इन डिफरेंट स्टेप्स में वापस क्या हो रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस ये बन रही है हमारे पास। जब हम कार्बन यानी ग्रेफाइट को डायरेक्ट किसमें कन्वर्ट कर रहे हैं, CO2 गैस के अंदर कंबशन के थ्रू, तो जो आपके पास डेल्टा Hc है यानी कि जो कंबशन की एंथैल्पी वापस कितनी है, -393.5। और जब कार्बन मोनोऑक्साइड गैस से हम फर्दर क्या बना रहे हैं,
CO2 गैस, उसकी एंथैल्पी वापस कितनी है -283 है। तो अगर आपने किसको फाइंड आउट करना है, कार्बन मोनोऑक्साइड गैस की एंथैल्पी को फाइंड आउट करना है, जिसको हम डेल्टा H1 कह रहे हैं यहाँ पर, तो आप कैसे फाइंड आउट करेंगे, हेसिस लॉ को अप्लाई करेंगे। वो कैसे कि आपके पास जो इनडायरेक्ट वापस वेज हैं, डेल्टा H1 की एंथैल्पी और डेल्टा H2 की एंथैल्पी, इन दोनों को सम करेंगे तो बराबर किसकी आएगी, सिंगल रूट की एंथैल्पी के बराबर आ जाएगी। तो जब आप इन दोनों को सम करेंगे तो आप बड़ी आसानी से जो भी एंथैल्पी है उसको कैलकुलेट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल डेल्टा H जो आपके पास सिंगल स्टेप की एंथैल्पी है बराबर किसकी है, डेल्टा H1 प्लस डेल्टा H2 के, और डेल्टा H1 हमने चूंकि कैलकुलेट करना है तो डेल्टा H2 को हम उधर ले जाएंगे जो कि माइनस हो जाएगा। अब इसके अंदर वैल्यूज पुट करेंगे, वैल्यूज पुट करेगा माइनस कर देंगे, आपके पास क्या देगा, डेल्टा H1 यानी कार्बन मोनोऑक्साइड गैस की जो फॉर्मेशन की एंथैल्पी है आपके पास कितनी आ जाएगी, -110.5 किलोजूल पर मोल। अब ये वो एंथैल्पी है जिसको आप डायरेक्टली, आप जब ग्रे कार्बन यानी ग्रेफाइट को जब हम जलाते हैं तो डायरेक्ट कार्बन मोनोऑक्साइड गैस नहीं बनती, पहले कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनती है एक्सेस ऑफ ऑक्सीजन की वजह से। तो आप डायरेक्ट CO गैस की एंथैल्पी को कैलोरीमीटर से मेजर नहीं कर सकते, लेकिन हम इनडायरेक्ट वे में हेसिस लॉ को अप्लाई करके हम इसको मेजर कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, इसकी एक बड़ी इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन है बॉर्न-हाइबर साइकिल। इससे हम क्या करते हैं, इस बॉर्न-हाइबर साइकिल की मदद से आप किसी भी आयनिक कंपाउंड की जो लेटेस्ट एनर्जी है उसको कैलकुलेट कर सकते हैं। लेटेस्ट एनर्जी क्या होती है, लेटेस्ट एनर्जी आपके पास वो अमाउंट ऑफ एनर्जी है जो कि रिलीज होती है कब, जब आप 1 मोल क्रिस्टलाइन आयनिक कंपाउंड को बनाते हैं, किससे, गैसियस आयन से। जैसे फॉर एग्जांपल जो आपके पास एक NaCl का कंपाउंड है, NaCl कंपाउंड कैसे बनता है, ये आपके पास Na पॉजिटिव आयन और Cl नेगेटिव आयन के मिलने से बनता है। तो आपके पास जब भी कोई आयनिक क्रिस्टलाइन सॉलिड जो है जब वो आयन से बनेगा तो जो एनर्जी रिलीज होगी उसको हम क्या बोलते हैं, हम उसको लेटेस्ट एनर्जी कहते हैं। हम इसको ऑपोजिट भी कह सकते हैं कि आप किसी आयनिक कंपाउंड को डिकम्पोज कर रहे हैं उसी के आयंस के अंदर, तो आपको एनर्जी प्रोवाइड करनी पड़ेगी, वो भी क्या है, लेटेस्ट एनर्जी ही कहलाती है। देखें हम किस तरह से लेटेस्ट एनर्जी को फाइंड आउट कर सकते हैं। जहाँ हमने एक साइकिल बनाया हुआ है समझने के लिए, तो आपके पास क्या, सोडियम पहले किस फॉर्म में, सॉलिड फॉर्म में, क्लोरीन मॉलिक्यूलर फॉर्म में है, गैसियस फॉर्म में, सोडियम सॉलिड और क्लोरीन गैसियस फॉर्म में कंबाइन हो रहे हैं और क्या बना रहे हैं, NaCl सॉलिड। इन दिस केस जो आपके पास NaCl है, आपने इसकी जो फॉर्मेशन की है वो सॉलिड और गैस के आपस में कंबाइन करने से की, इसमें आयंस इन्वॉल्व नहीं है, इसलिए इसको हम क्या पढ़ते हैं, डेल्टा HF कह देते हैं। लेकिन इसका इनडायरेक्ट वे क्या है, आप सोडियम सॉलिड को सोडियम आयन गैसियस आयन में कन्वर्ट करें, क्लोरीन को क्लोराइड आयन में कन्वर्ट करें, देन ये आयंस आपस में कंबाइन हो और किस में कन्वर्ट हो जाए, NaCl सॉलिड के अंदर। अब यहाँ से आपने जो ये सॉलिड बनाया है इस रिएक्शन के अंदर, इस वे में आपने इन आयंस को इन्वॉल्व किया है, तो जब आप आयन से सॉलिड बनाएंगे तो आपके पास लेटेस्ट एनर्जी है, तो आपके पास हमने यही लेटेस्ट एनर्जी हमने क्या करनी है, कैलकुलेट करनी है, क्योंकि ये आपके पास डायरेक्ट फॉर्मेशन है या आपके पास इनडायरेक्ट फॉर्मेशन हो रही है NaCl की, तो आपने क्या करना है, इसको कैलकुलेट करना है। अब यहाँ वापस क्या रहा है, डेल्टा HX है। अब आपके पास सोडियम सॉलिड और क्लोरीन मॉलिक्यूलर गैस फॉर्म में है, जब आप इसको इन दोनों को गैसियस आयन में कन्वर्ट करते हैं तो यहाँ पे 4 किस्म की एंथैल्पीज इन्वॉल्व होती है। वो कौन कौन सी, डेल्टा HX क्या है, इस डेल्टा HX में 4 किस्म की एंथैल्पीज इन्वॉल्व हैं। एक कौन सी है, सोडियम की एटमाइजेशन की एंथैल्पी है, सोडियम की आयनाइजेशन एनर्जी की एंथैल्पी है, क्लोरीन गैस की एटमाइजेशन की एंथैल्पी है और क्लोरीन की वापस क्या, इलेक्ट्रोफिलिटी है। क्योंकि हमने क्या किया, इन दोनों को सॉलिड और गैस से आयंस में चेंज किया है, तो 4 एंथैल्पीज इसके इन्वॉल्व हैं। अगर हम सिंपल इस साइकिल के ऊपर हेसिस अप्लाई करें, वापस क्या बनेंगे, सिंगल स्टेप रिएक्शन है तो डेल्टा HF आ जाएगा, ये मल्टीपल में कंप्लीट हो रहा है, डेल्टा HX प्लस डेल्टा H लेटेस्ट आ जाएगा। हमने लेटेस्ट एनर्जी को क्योंकि कैलकुलेट करना है, इसलिए फिर हम क्या करेंगे, इस x को ला के माइनस कर देंगे, तो डेल्टा HF बराबर किसके आ जाएगा, डेल्टा HX के। वहां पर ये सारी वैल्यूज मौजूद हैं। वो किस तरह से, सोडियम की एटमाइजेशन की एंथैल्पी +108 है, जबकि आयनाइजेशन एनर्जी की वैल्यू कितनी है, +496 है, और क्लोरीन की एटमाइजेशन की एंथैल्पी +121 है, और क्लोरीन की जो इलेक्ट्रोफिलिटी वापस कितनी, -349 है। तो हम इन चारों वैल्यूज को जब सम करेंगे तो आपके पास क्या रहेगा,
376 प्लस किलो जॉल पर मोल की फॉर्म में आ जाएगा। हम इसी वैल्यू को पुट करेंगे यहाँ पर इस वैल्यू इस इक्वेशन के अंदर, आपके पास क्या देगा -411 जो कि फॉर्मेशन की डायरेक्ट एंथैल्पी है, इसमें प्लस माइनस कर देंगे 376 को जो कि डेल्टा एच है, तो आपके पास क्या देगा -787 किलो जॉल पर मोल। तो ये वापस क्या है, ये आपके पास लेटेस्ट एनर्जी है NaCl की आने कंपाउंड की। आपकी बुक के अंदर एक एग्जांपल भी दी गई है फ्लोरीन के हवाले से, ब्रोमाइड के हवाले से भी एग्जांपल एक्सरसाइज के अंदर भी, और इसी से नेक्स्ट एग्जांपल और भी दी गई है जिसमें आपने इसी तरह से NaCl को बेस बनाकर जो बाकी दो एग्जांपल्स हैं उनको भी सॉल्व करना है। वो आपको सॉल्व करने के लिए भी न्यूमेरिकल के तौर पे दे सकता है। अदरवाइज इस चैप्टर में से आपको मोस्टली चांसेस बेसिस यही हैं कि आपको थ्योरेटिकल लॉन्ग क्वेश्चन ही आएगा, और ये आपके दोनों ही लॉन्ग क्वेश्चन है। हैसेस लॉ में हमने भी एक एग्जांपल स्टडी की है, एक और बुक में दी गई है, आप वो भी साथ में इस लॉन्ग क्वेश्चन के अंदर शामिल करेंगे। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह।